जन्नत के पत्ते। वो तो खुद दिल से नहीं चाहती थी कि शहला निकाब उतार दे। वो तो बस उसका जवाब सुनना चाहती थी। उसे शरीफों के मुजरे का वो मंज़र अच्छी तरह से याद था, जब सुनहरी और चांदी की महवे रक्स परियों के पीछे कुर्सी पे तिरछी होकर बैठी किसी आंटी से बात करती शहला नज़र आ रही थी। मगर आज वो इतनी पयमुर्दगी और थकान से क्यों मुस्कुराई थी? यूं जैसे उसका दिल अंदर तक जख्मी हो। वो दुख, वो थकन, वो जख्मी निगाहें। उसे किसी ने पुकार लिया और वो उठकर चली गई, मगर हया की निगाहें काफ़ी दूर तक उसका ताक़ुब करती रहीं। पिछली दफ़ा उसे शहला को अबाया में देखकर अजीब कोफ्त भरा एहसास हुआ था, मगर आज ऐसा नहीं हुआ था। वो उसकी इन दुख भरी आंखों में अटक कर रह गई थी। शहला को क्या गम था? इतनी अच्छी फैमिली में शादी हुई है, इतना हैंडसम शोहर, अमीर कबीर, माँ बाप का इकलौता बेटा। फिर उसे क्या दुख था? वो फिर सारा फंक्शन यही सोचे गई। आधी रात के अपने कमरे में बैठे वो फिर से इस डिब्बे को उलट पुलट कर देखने लगी, जहाँ डोली, पिंकी, पाशा, अहमद, मगर अंग्रेज़ी में ये सारे नाम 5 हरफी थे। छठा हर्फ नहीं मिला था। वो बार बार इस सतर को पढ़ेगी, मगर कोई हल नज़र नहीं आता था। मगर वो कौन सा शख्स था जिसके पास ऐसे हर मेहनत तलब मसले का हल होता था? वो डब्बा लिए भागकर बाहर आई। जहान किचन में खड़ा काउंटर पे गिलास रखे पानी की बोतल उसमें उंडेल रहा था। वो उसके सामने आई और बॉक्स उसके साथ रखा। ये मुझे किसी ने दिया है और मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम, इसे खोल दो। वो आवाज़ पर चौंका, फिर बोतल रखकर डिब्बा उठाया। ये क्या है? वो ज़रा अचंभे से उलट पुलट कर देखने लगा। जो भी है तुम उसे किसी तरह खोल दो। खुल जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो ढक्कन और डिब्बे की बंद दराज पे उंगली फेरकर कुछ महसूस कर रहा था। तुम मुझे एक बड़ा छुरा और एक हथौड़ा ला दो। ओफो, तोड़ना नहीं है इसे, बल्कि तुम तो रहने दो। उसने खफकी से डब्बा उसके हाथ से वापस ले लिया। क्या हुआ? मैं खोल तो रहा था। एक मिनट मुझे देखने तो दो, मैं खुद कर लूँगी, तुम रहने दो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। पता नहीं वो किस बात पर उससे खफा थी, जो झुंझला कर बोली। फिर सोच लो, मैं तो अभी मामू के पास जा रहा था, उन्हें तुम्हारे दोबारा इस्तांबुल भेजने के लिए राज़ी करने। मगर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। वो शाने उचकाकर पानी पीने लगा। सच? उसने बेयकीनी से पलकें झपकाईं। तुम उन्हें मना सकते हो? मैं एक अच्छा शेफ़ और अच्छा मैकेनिक होने के साथ साथ एक अच्छा वकील भी हूँ। ट्राई मी। वो गिलास रखकर ज़रा मुस्कुराया। अब्बा एक दफ़ा अड़ जाएं तो कभी फ़ैसला नहीं बदलते। तुम उन्हें कैसे मनाओगे? वैसे तो तुम्हारा दोबारा इस्तांबुल जाना मेरे मफाद में कतई नहीं है, क्योंकि अब तुम हर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए मुझे ही ख्वार करवाओगी। मगर मुझे लगा तुम जाना चाहती हो, सो मैं मामू से बात करने ही जा रहा था और वो मान जाएंगे। बर वक्त कोनिया को किनिया न बनाता तो शायद वो कभी न मानते। हाँ, इस्तांबुल तो बहुत महफूज शहर है और पाकिस्तान में तो रोज़ बम धमाके होते हैं, और पाकिस्तान में तो पता नहीं लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है भी या नहीं। वो ज़रा जल कर बोली। वो बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अगला 1 घंटा वो किचन में कुर्सी पर बैठी जहान का इंतज़ार करती रही। बिलाखिर जब वो अब्बा के कमरे से निकला तो वो तेज़ी से उठी। क्या हुआ? पैकिंग कर लो, कल हम सुबह की फ़्लाइट से वापस जा रहे हैं। वो धीमा सा मुस्कुरा कर बोला, मगर इस शर्त पे कि फ़िलहाल तो तुम हमारे साथ रहोगी। बाद में जब स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो जाएगी तो बेशक चली जाना। सच? वो भी यकीनी और खुशगवार हैरत में घिरी उसे देख रही थी। एक तमानियत भरा एहसास उसके
उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में लेने लगा था। अलबत्ता एक बात वो जानती थी, इस्तांबुल डीजे के बगैर कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? हाशिम ने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा, जो बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठी उसे ही देख रही थी। इन दोनों के दरमियान हारिस आंखें मूंदे सो रहा था। उसका दायां हाथ हाशिम के हाथ में था। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? वो जी भरकर कोफ्त का शिकार हुई। तुम पागल हो गई हो। तुम्हारे हवास जवाब दे गए हैं। हैरत की जगह अब झुंझलाहट ने ले ली थी। हवास तो तुम्हारे जवाब दे गए हैं। मैं तुम्हें एक सीधा साधा सा हल बता रही हूँ इस सारे मसले का। तुम रोज़ के 24 घंटे भी काम करो तो इस रकम के आधे लीरास भी इकट्ठे नहीं होंगे जो हमें हारिस की सर्जरी के लिए चाहिए। और ऐसे मत देखो मुझे। आखिर में वो खफा होकर बोली, अब्दुर्रहमान मुझे जान से मार देगा। वो उसकी लड़की है। और अब्दुर्रहमान को कौन बताएगा? वो तो महीना भर पहले इंडिया चला गया था। तुमने खुद ही मुझे बताया था। वो चमक कर बोली। नीम रोशन कमरे में सब्ज बल्ब की मध्यम रोशनी उसके चेहरे को अजीब सा तासुर दे रही थी। वो इंडिया गया है, मरा नहीं है, जो उसे कभी पता नहीं चलेगा। वो मुझे जान से मार देगा सलमा। तो फिर तुम अपनी जान संभाल कर बैठे रहो और हारिस को मरने के लिए छोड़ दो। वो गुस्से से कहती उठकर चादरें तह करने लगी। सलमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस अब के वो तज़बज़ब से बोला था। तो तुम क्या कर सकते हो? तुमने क्या किया है हारिस के लिए? मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा है। उसने सोते हुए हारिस पे एक नज़र डाली। मगर वो भी तो किसी की बेटी है। मैं भी तो किसी की बेटी थी। मुझे इस डरबे में लाकर पल पल मारने से पहले तुमने सोचा? वो चादर का गोला बनाकर एक तरफ फेंकती जारहाना अंदाज में उसकी तरफ आई। तुम मर्द होकर डरते क्यों हो? तुम अब्दुर्रहमान को नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरा बेटा मर रहा है तो इसका जिम्मेदार अब्दुर्रहमान पाशा है। अगर वो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम दे देता तो हम कभी ये करने का ना सोचते। कोई कमी तो नहीं उसके पास पैसों की, फिर भी उसने हाथ रोक कर रखा हुआ है। अब या तुम उसका ख्याल कर लो या अपने बेटे का। फैसला तुम्हारा है। सलमा के नकूश मध्यम रोशनी में बिगड़े बिगड़े दिखाई दे रहे थे। इस वक्त यूं तेज तेज बोलती वो मैकबथ की चौथी जादूगरनी लग रही थी। हाशिम मुतज़ब्ज़ब सा उसे देखे गया। वो जो कह रही थी वो इतना मुश्किल तो ना था। मगर वो जहान के साथ सीधी उसके घर आई थी। फिर खाना खाकर उसने इजाज़त चाही। उसका सामान सबांची के रूम में रखा था और जिस अफरा तफरी में वो गई थी सिवाय चंद चीज़ों के कुछ भी नहीं उठाया था। फूफो ने इसरार किया कि वो स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म होने तक उनके पास रुके रहे। मगर वो कल आने का वादा करके उठ खड़ी हुई। मैं तो फिर कहूँगी कि रुक जाओ। फूफो ज़रा खफा हुई थी। फूफो, मैं कल आऊँगी ना, प्रॉमिस। अब चलती हूँ। ठीक है, मगर कल ज़रूर आना। जहान टिश्यू से हाथ साफ करते हुए डाइनिंग टेबल से उठा। उसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ चुके थे। सर्द और गर्म इलाकों के माबैन सफ़र का मौसमी असर था कि इस्तांबुल पहुँचते पहुँचते उसका फ्लू बुखार में बदल गया था। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सिर्फ टॉक्सन तक छोड़ना। आगे से मैं गोरसल पकड़ लूँगी। मैं सबांजी तक छोड़ूंगा। नो प्रॉब्लम। वो चाबी पकड़े जैकेट पहने हुए बोला। नहीं, इस बुखार में तुमसे 45 मिनट की ड्राइविंग करवाई तो 45 दिन तक तुम जताते रहोगे। वैसे भी मुझ पर तुम्हारे एहसान बहुत जमा हो गए हैं। इतने सारे कैसे उतारूंगी? वो उसके सामने सीने पे बाजू लपेटे खड़ी मुस्कुराते हुए कह रही थी। उतारने के लिए किसने कहा है? वो ज़रा सा मुस्कुराकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो उसकी पुश्त को देखेगी। वक्त गुजरने के साथ साथ जहान का रवैया उसके साथ नरम पड़ता जा रहा था। पाकिस्तान में पहले 2 दिन तो वो लाताल्लुक़ रहा। शायद उसके लिए
کہ دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، مگر پھر اس نے خود ہی کچھ محسوس کیا تھا۔ تبھی وہ خود آگے بڑھا اور ان کے درمیان کھڑی سرد دیوار ڈھا دی۔ لیکن کیا وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی؟ کیا اسے ان کا وہ بھولا بسرا رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا؟ ابھی کچھ دن وہ ان کے گھر رہے گی تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی ضرور کوشش کرے گی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی اسی طرح تھا جسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پہ سرخ سفید اور زرد ٹیولپس کھلے تھے۔ ہر جگہ سالانہ ٹیولپس فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا۔ ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا، مگر ان کی دل فریب مہک میں ڈوبا ٹاکسم اسکوائر حیا کو خزاں آلود لگا تھا۔ وہ بہار اب وہاں نہیں تھی، جیسے ڈی جے نہیں تھی،